कि जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं वो इन आरोपों को किसी तरह से साबित कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मुजरिम होना और एक होता है मुलजिम होना। जब तक आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हो और उसे साबित नहीं कर पाते हो, तब तक सामने वाला मुलजिम तो होता है लेकिन मुजरिम नहीं होता। ठीक इसी तरह से अगर कोई हमें बीजेपी की बी टीम कहता है तो वो इस चीज़ को प्रूफ जो भी है वो साबित करता है। विधानसभा या सांसदी का चुनाव बनाने की लीला ज़रूरत नहीं है। और आप देखें कि वहाँ पे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, तमाम मंत्रीगण इन करके वहाँ पहुँचते हैं और चुनाव लड़ाते हैं। कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा शहर या दूसरा ज़िला मुझे दिखा सकते हैं जहाँ पर निकाय चुनाव के अंदर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री प्रवेश किए और वहाँ पे कैंपेनिंग किए? ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? हाईलाइट करने के लिए। अब से पहले 2022 से पहले क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी हम लोगों ने क्या चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश के अंदर? इस तरह से 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने क्यों नहीं रोक लिया योगी जी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को? इससे पहले जो अखिलेश साहब की सरकार थी, उन्होंने मुसलमानों को लॉलीपॉप के रूप में जो भी तोहफे दिए हैं, AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने आए हैं। जैसे ही ओवैसी ने यूपी में एंट्री मारी और वैसे ही बीजेपी की बी टीम का नारा लगना शुरू हो गया। हमारे साथ बीजेपी की बी टीम के कुछ कार्यकर्ता हैं। बी टीम इसलिए कहूँगा क्योंकि लगातार जो है विरोधी पार्टी बिना कुछ सबूत के ओवैसी की पार्टी पर बी टीम का आरोप लगाती है। उसके बारे में ये कार्यकर्ता क्या सोचते हैं और 2022 चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं और क्या जो है ये काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मोहसिन कुरैशी। आपको बी टीम का आरोप लगता है कि बी टीम के कार्यकर्ता है, बी टीम है ओवैसी की पार्टी? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं वो इन आरोपों को किसी तरह से साबित कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मुजरिम होना और एक होता है मुलजिम होना। जब तक आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हो और उसे साबित नहीं कर पाते हो, तब तक सामने वाला मुलजिम तो होता है लेकिन मुजरिम नहीं होता। ठीक इसी तरह से अगर कोई हमें बीजेपी की बी टीम कहता है तो वो इस चीज़ को प्रूफ जो भी है वो साबित करे। वो बस इतना प्रूफ करते हैं कि जहां आप जाते हैं वहाँ बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है। अगर आप अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर देखेंगे तो हमने निकाय चुनाव के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारी सीटें आई हैं। हमारे ही बिना पर वहाँ पे निकाय चुनाव के इलेक्शन जीत करके बाकी निर्दलीय लोग भी हमारे साथ आए हैं। वहाँ पे हम अपोजिशन के साथ अपोजिशन होकर के पावर में हैं निकाय चुनाव के अंदर। और इसी तरह से हमने बिहार के अंदर प्रदर्शन किया है, 5 सीटें वहाँ पे हमारी आई हैं। और औरंगाबाद के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो हमने किसी तरह से बीजेपी को फ़ायदा ना पहुँचा करके बल्कि अपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, अपनी जमात को मजबूत किया है। और कहीं भी बीजेपी को फ़ायदा नहीं पहुँचता, ऐसा गलत है। बल्कि बीजेपी हमारे गढ़ यानी कि हैदराबाद के अंदर आकर के और उसे खूब हाईलाइट करती है। उस इलेक्शन को, निकाय चुनाव को, इलेक्शन को ऐसा प्रतीत करती है जैसे कि सांसद का चुनाव हो रहा हो, जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बस आप जो है दूसरी स्टेट में लड़ने जाते, बीजेपी आपकी तरफ पहुंच गई। नहीं, ठीक है, आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकाय चुनाव को विधानसभा या सांसदी का चुनाव बनाने की लीला ज़रूरत नहीं है। और आप देखें कि वहाँ पे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, तमाम मंत्रीगण इन करके वहाँ पहुँचते हैं और चुनाव लड़ाते हैं। कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा शहर या दूसरा ज़िला मुझे दिखा सकते हैं जहाँ पर निकाय चुनाव के अंदर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री प्रवेश किए और वहाँ पे कैंपेनिंग किए? ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? हाईलाइट करने के लिए। ओवैसी के आने के बाद जो है समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि हम बीजेपी को रोक रहे थे, अब ये आके जो है रोकने में हमें जो है बाधा डाल रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा समाजवादी पार्टी के उन लोगों से, उन कार्यकर्ताओं, नेतागण से कि अब से पहले 2022 से पहले क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी हम लोगों ने क्या चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश के अंदर? इस तरह से 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने क्यों नहीं रोक लिया योगी जी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को? इससे पहले जो अखिलेश साहब की सरकार थी, उन्होंने मुसलमानों को लॉलीपॉप के रूप में जो भी तोहफे दिए हैं, क्या वो तोहफों से मुसलमानों को भला हुआ है? लॉलीपॉप के लैपटॉप दिया है उन्होंने, तो लैपटॉप दिया है या उन्होंने ऑटो दिया है? उन्होंने शिक्षा दी है? नहीं दी है। उन्होंने हॉस्पिटल्स दिए हैं? नहीं दिए हैं। इन चीज़ों से, जिन चीज़ों से सामाजिक तौर पे मुसलमानों को, हिंदुओं को, सारे तमाम भाइयों को फ़ायदा होना चाहिए, हमारे प्रदेश के और हमारे मुल्क के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। शिक्षा में, हॉस्पिटल में जो है हिंदू मुसलमान तलाश रहे हैं।
देखिए, शिक्षा में और हॉस्पिटल में हिंदू मुसलमान तलाशने का पहलू नहीं है। ये सर्व शिक्षा अभियान जो मोदी जी की तरफ चलाया गया है, उस बिंदु पे भी अगर देखें आप, तो उन्होंने विद्या मंदिरों को ज़्यादा कोष्ट दिया है और ज़्यादा उन्हें बढ़ावा चढ़ावा दिया है। और मदरसों को उन्होंने बोला कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। और बल्कि जो कोष मुसलमानों के हित में आता था, उन्होंने उसे ख़त्म किया है। तो कहीं भी बीजेपी अपने सब जो उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास वाला, ही कहीं भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। उन्होंने और बढ़ा दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कर रहे हैं। हाँ, वो सब उनका टॉयलेट तक सीमित है, वो सब टॉयलेट तक सीमित है। सबका विकास उनका टॉयलेट में हो रहा है। आप देखें जगह जगह वो टॉयलेट तो बनवा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल नहीं बनवा रहे हैं। अच्छा, कल जो है स्पीच दी है, आजम खान के लिए दुआ की बात कही है, तो ये राजनीतिक स्टंट है यूपी के मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए? देखिए, आजम खान साहब हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, और इस देश में जो भी रहता है हमारा हम वतन भाई है। और हम उसके लिए दुआ को इसलिए भी होते हैं कि अगर हमारे पड़ोस में कोई हमारा अनजाना भाई भी इंतकाल करता है, मुसलमानों के अंदर एक क्वालिटी ये है कि हमारे पड़ोस में, हमारे दूर दराज में, आप सपोज दैट कि आप एक अननोन पर्सन है, आपके बोलो कि मेरे फलाने का इंतकाल हो गया, तो हम लोग बोलते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दुआ करते हैं उसके लिए। आजम खान साहब के लिए दुआ करने का मतलब ये है कि अपने एक मुसलमान भाई के लिए दुआ कर रहे हैं। और रहा सवाल राजनीतिक स्टंट का, तो इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये एक इस्लामिक बात है और इसे इस्लामी की तरह लेना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आजम खान पर कार्रवाई चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बताया जा रहा है कि आजम खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने वाली है या मिल जाएगी। इस तरह की जो भी चीज़ें चल रही हैं, मैं उन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा कि वो देखिए आजम खान साहब का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, उनकी निजी मामला है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो AIMIM के लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव आवाज़ नहीं उठा रहे, वही समाजवादी पार्टी करिए लगातार हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, लगातार वकीलों से बात हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है वैसा, और सोशल मीडिया में कुछ भी अछूता या छुपा नहीं रह जाता, हर चीज़ ओपनली सामने आ जाती है। अगर अखिलेश जी 10 बार वहाँ पे गए होते तो आपको देख करके सामने आ जाता। सोशल मीडिया पे किसी ना किसी ट्विटर हैंडल पे कितनी मरतबा वहाँ पे विजिट किए हैं, कितनी मरतबा हालचाल लिए हैं, आपको दिखा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस दिन आजम खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की जेल के अंदर, आप देखेंगे कि उसके नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद अखिलेश एंड पार्टी और तमाम नेतागण वहाँ उनके घर पहुँचने लगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेता का खौफ तो इन लोगों के दिलों में रहता ही है। और दूसरी बात कि आजम खान साहब की सेहत बहुत ख़राब है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास खबरें आती रहती हैं, और हम भी दुआ करते हैं उनके लिए अपने सदर साहब की बात पे कि भाई अल्लाह उन्हें शिफायाब करे, और तमाम मुसलमानों के लिए ही दुआ उनके लिए है। अबू आसिम आज़मी को लाया जा रहा है आजम खान की जगह। देखिए, अबू आज़म साहब भी एक बड़े नेता हैं, समाजवादी के पुराने वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर लोग उन्हें जानते भी हैं, लेकिन कोई अपना कमाल नहीं कर पाए। अब चूँकि आजम खान साहब रिटायर की तरफ आ गए हैं, बेचारे बीमार हो गए हैं, मुझे नहीं पता कि जब वो इंशाल्लाह ठीक होकर के घर आएँ तो वो कितना नेतागिरी कर पाएँ। तो हो सकता है कि आजम खान साहब को रिप्लेस कर दिया जाए आजम खान साहब से, ये पॉसिबल है, ये उनकी अपनी राजनीति हो सकती है, हमारे इससे कोई मतलब नहीं है।